नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों सालों से हमारी सभ्यता के ज्ञान का, हमारी समझ का खजाना रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुस्तकालयों की। तो इस सफर की शुरुआत चलिए एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये दुनिया कभी बनी ही नहीं होती, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पुस्तकालय होते ही नहीं, हमने क्या खो दिया होता? यह समझना बहुत जरूरी है कि लाइब्रेरीज सिर्फ किताबें रखने की जगह नहीं है, बल्कि वो हमारी कलेक्टिव विजडम, हमारी साझी समझ का प्रतीक हैं। तो ठीक है, चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। उस दौर में चलते हैं जब ज्ञान को पहली बार दर्ज किया गया था। तब मकसद उसे फैलाना नहीं, बल्कि उसे सहेज कर, संभाल कर रखना था। देखिए, जब इंसान ने लिखना सीखा, चाहे वो मेसोपोटामिया में मिट्टी की गोलियों पर हो या फिर अपने भारत में ताड़ के पत्तों पर, तो इन सारी लिखी हुई चीजों को एक जगह व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हुई। और बस इसी जरूरत ने पहले पुस्तकालयों को जन्म दिया। कह सकते हैं कि ये दुनिया के पहले डेटा सेंटर्स थे। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि शुरू के पुस्तकालय, जैसे कि अशुरबनीपाल की लाइब्रेरी, असल में सरकारी रिकॉर्ड रूम्स की तरह थे। उनका मिशन ज्ञान को बांटना था ही नहीं, बल्कि उसे बस महफूज रखना था। इनकी पहुंच सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़े बड़े विद्वानों तक ही थी। ये लाइन उस दौर की सच्चाई को एकदम सटीक बयां करती है। ज्ञान एक ताकत थी, और वो ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में थी। राजाओं, विद्वानों और पुजारियों के, आम लोगों की आवाज को एक तरह से दबा दिया गया था, क्योंकि सोचने समझने का हक सिर्फ गिने चुने लोगों के पास था। लेकिन फिर एक क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया, एक ऐसा आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो विचार था कि ज्ञान पर किसी एक का नहीं, बल्कि सबका हक है। और बस यहीं से पुस्तकालयों के मिशन में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया। और इसी के साथ पुस्तकालयों का पूरा मकसद ही बदल गया। जो जगह पहले ज्ञान को जमा करती थी, अब वो ज्ञान को फैलाने का केंद्र बन गईं। अब वो सिर्फ रिकॉर्ड रखने की जगह नहीं रही, बल्कि लोगों को पढ़ाने, लिखाने और उन्हें ताकतवर बनाने का जरिया बन गई। और इस बदलाव की लहर भारत में भी महसूस की गई। स्वामी विवेकानंद जैसे महान चिंतकों ने ये बात समझी कि किसी भी देश की तरक्की सीधे सीधे वहां के लोगों की दिमागी तरक्की से जुड़ी है। अब लाइब्रेरीज सिर्फ किताबों का गोदाम नहीं थी, बल्कि वो लोगों की सोच को, उनकी समझ को बढ़ाने का एक जरिया बन चुकी थी। चलिए अब आज के भारत पर आते हैं। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज की क्या हालत है, उस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हमें संघर्ष भी दिखता है और कामयाबी की कहानियां भी मिलती हैं। ये जो नंबर है ना, ये हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। सोचिए, भारत के गांव में हर 11,500 लोगों के लिए सिर्फ एक पब्लिक लाइब्रेरी। ये दिखाता है कि ज्ञान तक पहुंच में आज भी कितना बड़ा गैप है, कितनी बड़ी चुनौती है। और ये फासला सिर्फ पहुंच का नहीं है, पैसों का भी है। ये फंडिंग में साफ साफ दिखता है। राज्यों के बीच खर्च में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ गोवा, जहां हर इंसान पर लगभग 125 रुपए खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ झारखंड, जहां सिर्फ 15 पैसे। इससे साफ पता चलता है कि निवेश की कितनी बड़ी कमी है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं। जब लोग मिलकर कुछ करते हैं तो कमाल के नतीजे सामने आते हैं। सोचकर देखिए, एक कम्युनिटी लाइब्रेरी जिसमें लगभग 2100 सदस्य हैं, और उसने करीब 50 स्टूडेंट्स को उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में मदद की। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 50 जिंदगियों के बदलने की कहानी है। तो अब आगे क्या? भविष्य की तरफ देखते हैं। समझते हैं कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लाइब्रेरीज आखिर कैसे बदल रही हैं। देखिए, आज की लाइब्रेरी सिर्फ किताबें लेने देने की जगह नहीं रही। ये एक जीता जागता वाइब्रेंट सेंटर बन चुकी है। यहाँ किताबें और मैगजीन तो हैं ही, साथ में ऑडियो, वीडियो, डिजिटल डेटाबेस, इंटरनेट, यहाँ तक कि साथ मिलकर काम करने के लिए जगह और कुछ नया बनाने के लिए मेकर स्पेस भी मौजूद हैं। और ये बदलाव सिर्फ सुविधाओं में नहीं है, लाइब्रेरीज के डिजाइन तक में दिख रहा है। वो शांत, चुपचाप वाली जगहों से अब ऐसे कम्युनिटी हब में बदल रही हैं, जहां लोग सीखने, एक दूसरे से जुड़ने और कुछ नया क्रिएट करने के लिए आते हैं। और हाँ, भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो डिजिटल है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया या NDLI इसी बदलाव का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये एक वर्चुअल लाइब्रेरी है जो ज्ञान को हर तरह की सीमाओं से आजाद करके हर किसी की उंगलियों तक पहुंचाने का वादा करती है। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए चलिए वापस उसी मूल मिशन पर आते हैं, उस मकसद पर जो इतने सालों में, इतने बदलावों के बाद भी कभी नहीं बदला। ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, इमारतें बदल जाती हैं, लेकिन मिशन, वो मिशन वही रहता है।
माध्यम चाहे मिट्टी की गोलियां हों या डिजिटल फाइल्स, असल मकसद हमेशा एक ही रहा है। पहला, हमारे कलेक्टिव ज्ञान को, हमारी सदियों की समझ को, हमारी कहानियों और खोजों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना। और दूसरा, उस ज्ञान को हर एक इंसान के साथ साझा करना, ताकि हर किसी को सीखने, आगे बढ़ने और अपनी असल काबिलियत को पहचानने का मौका मिले। आखिर में बस इतना ही कि एक लाइब्रेरी सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक वादा है, एक बेहतर भविष्य का वादा, एक समझदार समाज का वादा और एक रोशन दुनिया का वादा। और ये एक ऐसा वादा है जिसे हमें हमेशा हमेशा जिंदा रखना होगा। कभी सोचा है कि ये जो किताबें हैं ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का खजाना है। तो आज हम उन्हीं खजानों के घर यानी लाइब्रेरीज या पुस्तकालयों की कहानी जानेंगे। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां लाइब्रेरीज है ही नहीं, क्या होता? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, ना हमारा इतिहास बचता, न महान वैज्ञानिकों की खोजें हम तक पहुंच पाती, और ये जो मॉडर्न दुनिया हम आज देख रहे हैं वो शायद कभी बन ही नहीं पाती। सीधी सी बात है, लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का कमरा नहीं, ये ज्ञान का खजाना और हमारी पूरी सभ्यता की रक्षक है। तो चलिए इस सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज की शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे बदली, लोकतंत्र में उनका क्या रोल है, भारत में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आने वाले कल में उनका रूप कैसा होगा। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। आखिर ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इनका जन्म कैसे हुआ और मकसद क्या था। देखिए, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, वो अपने ज्ञान को, अपनी कहानियों को सहेजना चाहता था। पहले ये काम पत्थरों पर, फिर ताड़पत्रों पर और फिर हाथ से लिखी पांडुलिपियों पर हुआ। लेकिन इन कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक खास जगह की जरूरत पड़ी, और बस यहीं से जन्म हुआ दुनिया की पहली लाइब्रेरीज का। शुरू में जो लाइब्रेरीज बनी, उनका मकसद बड़ा सीधा साधा था, ज्ञान को बस महफूज रखना, एक तिजोरी की तरह। उसे बांटना या फैलाना ये उनका काम नहीं था। उस जमाने में ये आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ राजा महाराजा, बड़े बड़े विद्वान या ऊंचे धार्मिक गुरु ही वहां जा सकते थे। ज्ञान एक ऐसे खजाने की तरह था जिस पर ताला लगा था, और चाबी बस कुछ ही लोगों के पास थी। लेकिन फिर वक्त बदला और एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। ये क्रांति हथियारों से नहीं बल्कि सोच से आई थी। लोगों को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि ज्ञान को सिर्फ तिजोरी में बंद रखने से उसकी शक्ति नहीं बढ़ती। अरे ज्ञान की असली ताकत तो उसे बांटने में है, उसे फैलाने में है। और यहीं से लाइब्रेरी की असली कहानी शुरू हुई। ये बदलाव जमीन आसमान का था। देखिए, जहां पुरानी लाइब्रेरीज का लक्ष्य था ज्ञान को सिर्फ बचाना, और वो थी कुछ खास लोगों के लिए, वहीं मॉडर्न लाइब्रेरीज का लक्ष्य बन गया ज्ञान को फैलाना, और उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुल गए। इस बदलाव ने ज्ञान का, नॉलेज का सही मायनों में लोकतंत्रीकरण कर दिया। मतलब अब ज्ञान पर सबका हक था। अब लाइब्रेरीज सिर्फ किताबों का गोदाम नहीं रही, उनका एक मिशन बन गया, लोगों को पढ़ने के लिए इंस्पायर करना, रिसर्च और एजुकेशन को सपोर्ट करना और समाज को सही जानकारी देकर ताकतवर बनाना। वो एक सर्विस सेंटर बन गई, और इसी वजह से पब्लिक लाइब्रेरीज को एक बहुत ही खूबसूरत नाम मिला, जनता का विश्वविद्यालय या द पीपल्स यूनिवर्सिटी। एक ऐसी जगह जहां कोई भी, अमीर हो या गरीब, किसी भी उम्र का हो, आकर मुफ्त में ज्ञान हासिल कर सकता है। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, और लाइब्रेरीज इस युग का सेंटर पॉइंट है। अब वहां सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि मैगजीन्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल डेटा और हाँ, इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ लाइब्रेरीज के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारत में लाइब्रेरीज के विकास में कई रुकावटें हैं। एक तो है निरक्षरता यानी इलिटरेसी, फिर आती है पैसों की कमी, खासकर गांव देहात के इलाकों में तो लाइब्रेरीज ना के बराबर हैं। और एक और बड़ी बात, लोगों में पढ़ने की आदत भी तो कम हो रही है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे ही सही पर अब हालात बदल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भविष्य कैसा होगा? आने वाले कल की लाइब्रेरीज कैसी दिखेंगी? क्या टेक्नोलॉजी इन्हें खत्म कर देगी या और भी पावरफुल बना देगी? जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें हों और वो सब की सब आपके हाथ में रखे एक छोटे से डिवाइस यानी आपके फोन पर मौजूद हों। डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक्स इसी भविष्य की हकीकत हैं।
लेकिन एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, लाइब्रेरीज का जो असली मकसद है, जो उनका कोर मिशन है, वो हमेशा वही रहेगा। इंसानियत की आवाज को, उसके ज्ञान को संभाल कर रखना और उसे लोगों तक पहुंचाना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि लाइब्रेरीज सिर्फ लकड़ी की अलमारियां नहीं हैं, वो हमारी सभ्यता की गार्डियन हैं, ज्ञान का मंदिर हैं और समाज की तरक्की की सबसे मजबूत नींव हैं। ये बात कितनी गहरी और सच है। जब कोई एक इंसान भी एक किताब पढ़ता है तो सिर्फ वो आगे नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी सोच से पूरा समाज एक कदम आगे बढ़ता है। इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। ये एक इंसान के विकास से शुरू होता है, फिर उससे पूरे समुदाय का विकास होता है और आखिर में पूरा का पूरा समाज तरक्की करता है। तो अगली बार जब भी किसी लाइब्रेरी के पास से गुजरें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो एक वादा है, एक बेहतर, एक समझदार और एक रोशन भविष्य का वादा। एक इमारत नहीं है, वो एक वादा है, एक बेहतर, एक समझदार और एक रोशन भविष्य का वादा।